मरीन फोर्ड वॉर वन पीस का वो बैटल जहां सब कुछ चेंज हो गया था। एक तरफ व्हाइट बियर्ड अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था और दूसरी तरफ मरीन्स अपने पूरे फोर्स के साथ खड़े थे और लूफी अपने भाई एस को बचाने के लिए बस आगे बढ़ता जा रहा था। कैनन स्टोरी में हमें पता है कि वहाँ क्या हुआ था। एस ने लूफी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और उस सीन ने लूफी के साथ हम सभी को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन क्या हो अगर उस मोमेंट पे सब कुछ चेंज हो जाए? क्या होता अगर अकाइनू का अटैक एस के चेस्ट के पार ही नहीं जाता? आज हम इसी अल्टरनेट टाइमलाइन को देखने वाले हैं जहाँ पॉडकास्ट एस मरीन फोर्ड से जिंदा निकलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एस के बच जाने से वन पीस के टाइमलाइन में एक अलग ही बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। बैटलफील्ड पे ऑलरेडी फुल टेंशन था। कैनन में एस ने लूफी के लिए रुकने की गलती की थी और वही डिसीजन उसकी मौत बन गया था। लेकिन इस टाइमलाइन में जैसे ही अकाइनू फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है, मार्को तुरंत अपने फिनिक्स फॉर्म में आके एस और अकाइनू के बीच में आ जाता है। अब हमें पता है कि मार्को की ब्लू फ्लेम्स मैग्मा को पूरी तरह स्टॉप नहीं कर सकती है, लेकिन वो अटैक के एंगल को थोड़ा डाइवर्ट जरूर कर देता है और बस यही छोटा सा चेंज सब कुछ बदल देता है। अकाइनू का पंच एस के चेस्ट को पियर्स नहीं करता, वो एस के शोल्डर और साइड को डिस्ट्रॉय करता हुआ निकल जाता है। इंजरी अब भी बहुत हैवी होती है, खून निकल रहा होता है, लेकिन एस जिंदा होता है। एस की आंखें एक सेकंड के लिए शॉक में फ्रीज हो जाती हैं और वो बर्फ पर गिर जाता है। लूफी चीखता है, जिनबे तुरंत उन दोनों की तरफ मूव करता है। मार्को अपनी बची कुची फ्लेम से कवर देता है और इसी बीच व्हाइट बियर्ड जो पहले ही मौत के बिल्कुल करीब था, जब देखता है कि उसका बेटा जिंदा है तो उसके चेहरे पर भी एक हल्का सुकून आता है। उसके लिए ये मिरेकल था, उसका बेटा जिंदा था। एस का बच जाना मरीन्स के लिए सबसे बड़ा शौक होता है। अकाइनू गुस्से में और भी भड़क जाता है। सेनगोकू को भी समझ आ जाता है कि अगर रॉजर का बेटा आज यहाँ से निकल गया तो मरीन्स की इमेज को बड़ा नुकसान होगा। गार्प एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा रिलीफ जरूर होता है। उधर ब्लैक बियर्ड जो दूर से सब कुछ देख रहा था, तुरंत समझ जाता है कि अब गेम अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। रॉजर के ब्लड लाइन का जिंदा रहना दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर ब्लैक बियर्ड को हमेशा डिस्टर्ब करेगा। व्हाइट बियर्ड अपनी आखिरी एनर्जी समेट कर फाइनल स्टैंड लेता है। कैनन की तरह ही वो अपनी आइकॉनिक डिक्लेरेशन देता है कि वन पीस रियल है और उसका एरा अब खत्म हो रहा है। लेकिन इस टाइमलाइन में एक बड़ा डिफरेंस होता है। एस जिंदा था और अपनी आंखों के सामने अपने फादर फिगर को मरते हुए देख रहा था। व्हाइट बियर्ड मर चुका होता है, लेकिन एस जिंदा होता है और यही चीज उसके अंदर एक बहुत हैवी फीलिंग छोड़ देती है। उसके दिमाग में बस एक थॉट चलता रहता है, मैं बच गया लेकिन ओयाजी मर गए। मरीन फोर्ड का रॉर धीरे धीरे खामोशी में बदल जाता है। ब्लैक बियर्ड अपना कैओस क्रिएट करता है, व्हाइट बियर्ड का एरा कोलैप्स हो जाता है। मरीन्स विक्ट्री शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ट्रुथ ये है कि दुनिया ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। इसी कैओस के बीच बैटलफील्ड पर शैंक्स की एंट्री होती है। रेड हेयर्ड शैंक्स उसका आना हर बार की तरह वॉर को रोक देता है। सेनगोकू समझ जाता है कि अब और फाइट करना पॉइंटलेस है, लेकिन इस टाइमलाइन में शैंक्स का फोकस सिर्फ वॉर खत्म करना नहीं होता, उसकी नजर सीधे एस पर जाती है, जिसे मार्को और जिनबे उठाकर ले जा रहे होते हैं। शैंक्स के फेस पर यूजुअल स्माइल नहीं होती। वो इमीडिएटली समझ जाता है कि एस फिजिकली तो जिंदा है, लेकिन मेंटली वो एक डिफरेंट स्टेट में चला गया है। लॉ की सबमरीन भी वहाँ पहुंच जाती है। कैनन में लॉ ने सिर्फ लूफी को निकाला था, लेकिन इस टाइमलाइन में उसके पास दो टारगेट होते हैं, लूफी और एस। लूफी भी बैडली इंजर्ड होता है, लेकिन उसका दिमाग टूटा नहीं होता, क्योंकि इस टाइमलाइन में उसका भाई जिंदा है। एस का सीन अलग होता है। वो बेहोश था, उसका बॉडी ठंडा पड़ चुका था और उसका दिमाग मरीन फोर्ड पे ही अटका हुआ था। मार्को और जिनबे उसे सबमरीन में डालते हैं और लॉ इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। सबमरीन के अंदर माहौल बिल्कुल साइलेंट होता है। लूफी थोड़ा होश में आता है और सबसे पहले एस को ढूंढता है। वो खुश होता है कि उसका भाई जिंदा है, लेकिन एस का सीन स्टिल हैवी होता है। वो अनकॉन्शियस है, बॉडी वीक है और अंदर से पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। लॉ मार्को को देखता है और सिंपल सा कंक्लूजन देता है, फिजिकल वुंड्स ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन एस का दिमाग अभी भी मरीन फोर्ड में ही फंसा हुआ है। ये सर्वाइवर्स गिल्ट है और ये कोई छोटी चीज नहीं है। मार्को भी पहली बार एस को ऐसे देख रहा होता है। वो इम्पल्सिव, एनर्जी और फियरलेस लड़का जैसे कहीं खो गया हो। मरीन फोर्ड ने उसका पुराना वर्जन तोड़ दिया था और कुछ घंटों बाद सबमरीन अमेज़न लिली की तरफ मूव करती है। कुछ दिन बाद एस की आंख खुलती है। पहले उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। काम सी एरिया, व्हाइट रूम और अमेज़न लिली का अजीब माहौल। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग में मरीन फोर्ड के सीन वापस आते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका ग्रिफ धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगता है और ये गिल्ट था व्हाइट बियर्ड के मरने का।
लूफी उसके पास आता है, वो काफी हद तक रिकवर हो चुका होता है। एस उसे इग्नोर नहीं करता, लेकिन दोनों के बीच का साइलेंस बहुत हैवी होता है। और फिर वहाँ एंट्री होती है डार्क किंग सिल्वर्स रेली की। रेली और लूफी का मीटिंग कैनन में ऑलरेडी आइकॉनिक था, लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन में एस के साथ उसका फर्स्ट प्रॉपर इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लूफी एस को रेली से इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे एस के अंदर जो गुस्सा अपने फादर के लिए था वो रेली के लिए भी आने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में सवाल भी उठने लगते हैं कि रॉजर कैसा था, वो वाकई उतना ग्रेट था जितना लोग बोलते थे या सिर्फ उसका नाम बड़ा था। रेली एस को डायरेक्ट मिथ नहीं सुनाता, वो रॉजर को एक इंसान की तरह कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है। रॉजर की बकवास, उसकी हंसी, उसकी इम्पल्सिव डिसीजंस, क्रू पर उसका ब्लाइंड ट्रस्ट और वो सबटन ड्रीम जो उसने दुनिया के सामने रखा था। और ये भी कि कैसे एस को बचाने के लिए रॉजर और उसकी माँ दोनों ने सैक्रिफाइसेस दिए। एस ये सब सुनता रहता है और पहली बार उसके दिमाग में एक नया थॉट आता है, रॉजर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक रियल पर्सन था। रेली दोनों भाइयों को एक साथ देखता है। लूफी अब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और एस पास्ट के गिल्ट में अटका हुआ है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों की जर्नी काफी डेंजरस होने वाली है। रेली दोनों को ट्रेनिंग का ऑफर देता है। लूफी के लिए ये ऑब्वियस था, लेकिन एस थोड़ा हेजिटेट करता है। उसके दिमाग में फिर से व्हाइट बियर्ड का चेहरा आता है, फिर अकाइनू का, फिर मरीन फोर्ड का। उसे लगता है कि अगर वो और स्ट्रांग होता तो शायद आओजी जिंदा होते। रेली एस के माइंड को समझ जाता है, एस को पावर चाहिए अपने रिवेंज के लिए। एस रेली की तरफ देखता है और पहली बार उसकी आवाज में सिर्फ एंगर नहीं, डिटर्मिनेशन भी होता है। एस कहता है, अंकल रेली, मुझे भी ट्रेन कीजिए। रेली के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस मोमेंट में एस रॉजर से भागना बंद कर चुका था और व्हाइट बियर्ड को भूलना भी नहीं चाहता था। उसने दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया था और अगले दिन से रेली, लूफी और एस दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक फ्यूचर पायरेट किंग की और एक ऐसे आदमी की जो व्हाइट बियर्ड के विल को आगे ले जाएगा। लेकिन उधर न्यू वर्ल्ड में ब्लैक बियर्ड भी चुप नहीं बैठा होता और बहुत जल्दी एस और लूफी की जिंदगी फिर से बदलने वाली होती है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि रेली के ट्रेनिंग के बाद लूफी और एस कितने स्ट्रांग होते हैं, ब्लैक बियर्ड का नेक्स्ट मूव क्या होता है और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का फ्यूचर कैसे चेंज होता है, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एनिमेस्कोप को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।